नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने वीआरबी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने स्टार्ट कर रखा है 1857 की क्रांति का एक पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था, अंग्रेजों का भारतीय आगमन। उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रखा है 1857 की क्रांति। क्रांति में हमने पढ़ा था कि क्रांति किस वजह से स्टार्ट हुई थी, क्रांति के रीजंस क्या थे, क्रांति में क्या क्या उस समय अधिकारी हुआ करते थे, क्रांति क्यों, किस वजह से, कारण कारण क्या था, किस वजह से उसको स्टार्ट होना था, कुछ इस पे पॉइंट्स आए थे। इसी प्रकार से आगे अपन इसको पढ़ रहे हैं। क्रांति में हमने पढ़ा था कि जितने भी क्रांतिकारी थे सारे के सारे दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंच करके वहां पर नेता बनाते हैं। नेता कौन है उसमें? बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड जो है उस समय क्रांति के नेता है। उस समय क्रांति के जो नेता बनाएंगे वो बहादुर शाह जफर सेकंड को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय इनको एक होप लगी थी कि सबसे बड़ा जो मुगल सम्राट है अगर वो हमारी सहायता कर देता है तो हम शायद इस क्रांति को आगे कंटिन्यू ले सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने नेता बनाया था बहादुर शाह जफर सेकंड को। तो अब है जी दिल्ली में क्रांति। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हो गई थी 20वीं एनआई से। क्रांति की प्रथम घटना जो घटित हुई थी 29 मार्च 1857 को पश्चिमी बंगाल से घटित हुई थी। क्रांति की शुरुआत जो थी वो मेरठ से हो गई है। मेरठ से सारे के सारे क्रांतिकारी हैं जो कहाँ पहुंच के हैं? दिल्ली। अब स्टार्ट करें दिल्ली में 1857 की क्रांति। दिल्ली पहुंच करके क्रांतिकारियों ने उस समय बहादुर शाह जफर सेकंड, ये बहादुर शाह जफर सेकंड हमने पढ़ा था उस समय क्रांति के नेता बनेंगे। लेकिन उस समय ये क्या थे, किस पद पर थे? तो मुगल सम्राट के पद पर थे बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड जो उस समय मुगल सम्राट है, इसको जनता ने अपना नेता चुना है। तो बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना जब इन्होंने नेता बनाया है तो इसकी पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल। इसकी पत्नी का नाम है जी बेगम जीनत महल। इसका एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम आता है बख्त खां। सेनापति का नाम है बख्त खां और बेगम जीनत महल। देखिएगा जफर सेकंड की जो उम्र है 82 वर्ष की उम्र है। ये 82 साल का वृद्ध पुरुष है, वृद्ध राजा है। जब पहुंचे थे ये नेता बनाने के लिए, भारतीय जनता या क्रांतिकारी वहां पहुंचे थे कि आप हमारे क्रांति के नेता बन जाओ, तब जफर सेकंड ने कहा कि क्रांति का नेता बनना या अंग्रेजों का विरोध करना, इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि अंग्रेज मुझे फांसी दे देंगे परिवार सहित, इसलिए मैं क्रांति का नेता नहीं बनना चाहता हूँ। ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन हुआ क्या? जफर सेकंड की पत्नी बेगम जीनत महल और इसके सेनापति बख्त खान ने ये कहा, बोले जी आप तो नेता बन जाओ, बाकी सेनापति कह रहा है कि आप तो नेता बन जाओ, बाकी सारे काम काज जो होंगे क्रांतिकारियों का सपोर्ट मैं करूंगा और मैं अपने हाथों में लेकर के, यानी कमान मैं संभालूंगा, आप तो बस नेता बन जाओ। बेगम जीनत महल ने कहा वैसे आपकी उम्र 82 वर्ष की हो चुकी है और 82 वर्ष की आयु में यदि आप एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखना चाहते हो तो ये इतिहास दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, इसलिए आप इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हो तो आपको मेरे ख्याल से बनना चाहिए। इस वजह से पत्नी और सेनापति के कहने पर जफर सेकंड क्रांति का नेता बना। जैसे ही ये क्रांति का नेता बना है, अब ये संपूर्ण भारत में क्रांति का नेता बन गया। तो संपूर्ण भारत में क्रांति का नेता, संपूर्ण भारत में क्रांति का नेता किसे कहा जाता है? बहादुर शाह जफर सेकंड को संपूर्ण भारत में क्रांति का नेता कहेंगे। नेता कहेंगे संपूर्ण भारत में। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भारत का एक तो मुगल सम्राट है और जैसे ही ये नेता बना उधर रानी लक्ष्मीबाई आक्रमण करना स्टार्ट कर देती है, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, ये छोटे छोटे धीरे धीरे सतारा से गंगोजी बापू करेंगे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह करेंगे अंग्रेजों का सामना। उनको लगा जब बहादुर शाह जफर सेकंड मुगल राजा ही जब आक्रमण कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम करें, हमें भी तो अंग्रेजों का आक्रमण, हमें भी तो अंग्रेजों का दबाव को समाप्त करना है, हमें भी तो अपनी रियासत को स्वतंत्र बनाना है। इस वजह से उन्होंने आक्रमण किया। तो संपूर्ण भारत में क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर सेकंड बने, पत्नी बेगम जीनत महल और सेनापति बख्त खां के कहने पर। अब दिल्ली से क्रांति को कौन संभालेगा? बख्त खां। दिल्ली से क्रांति को संभालने के लिए आए बख्त खां।
जफर सेकंड से युद्ध करने के लिए या बख्त खां या सैनिकों से युद्ध करने के लिए सबसे पहले वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था निकोलस। निकोलस अपनी सेना लेकर के आया, वहां पर उसकी हत्या हो जाती है। दूसरा अंग्रेज अधिकारी आया निल्सन, ये भी यहाँ पर मारा गया, ये भी यहाँ पर मारा गया। निकोलस और निल्सन अंग्रेज अधिकारियों की, इन दोनों की यहाँ पर हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा। और दिल्ली को 6 माह तक क्रांतिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 6 माह तक क्रांतिकारी जो थे वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तब उसके बाद तीसरा अंग्रेज अधिकारी आएगा हडसन, और हडसन जो था वो धोखे से इनके महल के अंदर प्रवेश करता है और सुरंग का एक रास्ता बना लिया जाता है जो सीधे हुमायूं के मकबरे में सुरंग खुलेगी। और इस हुमायूं के मकबरे में होते हुए, हुमायूं के मकबरे में इस सुरंग के रास्ते से हुमायूं के मकबरे में इस बहादुर शाह जफर सेकंड को और इसकी पत्नी बेगम जीनत महल को, इनके पुत्रों को, और इसका एक पोता था उसको, इन सभी को इस सुरंग के रास्ते से यहाँ ले जाया गया। यहाँ पर बहादुर शाह जफर सेकंड को कैद कर दिया गया और इन्हें अमानुषिक यातनाएं दी गई, जो मनुष्य को ना दी जा सके ऐसी यातनाएं होती है, अमानुषिक यातनाएं। इनको यहाँ बूढ़ा आदमी है, 82 साल का आदमी है, इनको यहाँ पूरी तरीके से मारा पीटा गया। इसके अलावा इनको यहाँ पर इनकी पत्नी को फांसी दे दी गई। इन्होंने कहा कि मेरे को भूख लग रही है, तो इनके बच्चों का, इनके पोते का सिर काट करके वो इनके लिए खाने के लिए प्रस्तुत किया गया। इन्होंने कहा कि पानी पिला दो, तो इनका जो खून जो बह रहा था बोले ये खून पियो। इस प्रकार से इनको अमानुषिक यातनाएं दी गई। अपने काम का इतना सा है कि हडसन ने दिल्ली में क्रांति का दमन करते हुए हुमायूं के मकबरे में जफर सेकंड को वहां कैद कर दिया गया, इसके परिवार वालों को वहां मार दिया गया। बाद में जफर सेकंड को इन्होंने कहाँ भेज दिया? रंगून। रंगून किसकी राजधानी है? म्यांमार की। बाद में जफर सेकंड को इन्होंने कहा प्रस्तावित कर दिया? म्यांमार में, रंगून में। उस समय बर्मा हुआ करता था, आज जिसको म्यांमार कहते हैं, उस समय बर्मा की राजधानी हुआ करती थी रंगून। रंगून इनको भेज दिया गया। वहां जफर सेकंड की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पहले वो जेल की दीवारों पर एक लाइन लिख करके जाते हैं, रे जफर तू कितना बदनसीब है। ये उर्दू भाषा की कविताएं लिखते थे। तू कितना बदनसीब है कि तुझे दफनाने के लिए तेरे मुल्क में तुझे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये किसने लिखा है? जफर सेकंड ने लिखा है। कहाँ लिखा है? बर्मा में लिखा है, रंगून में लिखा है, वहां की दीवारों पर लिखा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिल्ली में, दोबारा से देखिएगा। दिल्ली पहुंच करके क्रांतिकारी ने जफर सेकंड को अपने क्रांति का मुख्य नेता बनाया, इसलिए जैसे ही नेता बनता है संपूर्ण भारत में क्रांति का नेता जफर सेकंड बन गया। पत्नी बेगम जीनत महल और सेनापति बख्त खां के कहने पर नेता बना था। दिल्ली में क्रांतिकारी ने 6 माह तक अपने अधिकार में ले लिया। निकोलस और निल्सन अंग्रेज अधिकारियों की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। हडसन अंग्रेज अधिकारी आया, वो धोखे से हुमायूं के मकबरे में इनको कैद कर देता है और वहां पर जफर सेकंड को अमानुषिक यातनाएं दी जाती है। इसकी पत्नी, बच्चे और पोते को वहां सिर काट दिया जाता है, पत्नी को इनको फांसी दी जाती है। बाद में इनको रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रे जफर तू कितना बदनसीब है कि तुझे दफनाने के लिए तेरे मुल्क में तुझे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये लाइन देकर पूछी जाती है किस मुगल सम्राट से संबंधित है, तो कौन सा मुगल सम्राट आ जाएगा इसमें? जफर सेकंड। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट भी कौन है? बहादुर शाह जफर सेकंड। भारत के अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम राजा है बहादुर शाह जफर सेकंड। इनकी भी हत्या होगी, इनके बच्चों की हत्या कर दी गई, इनके पोते की हत्या कर दी गई, इसलिए अंतिम मुगल सम्राट आ रहे हैं यहाँ पर बहादुर शाह जफर सेकंड। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि कितने मुगल सम्राटों का मकबरा भारत से बाहर बना हुआ है? तो 3 ऐसे राजा हुए जिनके मकबरे विदेश में है, भारत से बाहर बने हुए हैं। तो 3 राजाओं के मकबरे जो है वो भारत से बाहर बने हुए हैं।
पहला पहला लेते हैं और लास्ट वाला, दो दो जल्दी याद हो जाएंगे। बताइए आपको प्रथम राजा कौन था? तो प्रथम राजा था बाबर, और लास्ट अभी अभी हमने पढ़ा है बहादुर शाह जफर सेकंड। पहले राजा कौन थे? तो बाबर, और लास्ट कौन आए हैं? बहादुर शाह जफर सेकंड। तो बहादुर शाह जफर सेकंड का मकबरा कहाँ पर आ गया? रंगून में आ गया। बाबर बीच में आएगा, एक है जहांगीर। तो बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर सेकंड। बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में बना हुआ है। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में बना हुआ है, काबुल में बना हुआ है। और जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। तो लाहौर पाकिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान में, रंगून म्यांमार में। इन तीनों का मकबरा जो है वो भारत से बाहर बना हुआ है। बाकी सभी मुगल सम्राटों का मकबरा कहाँ पर है? भारत में है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, सिकंदराबाद में यहाँ पर इनको दफना दिया गया था। बाद में इनकी पुस्तक थी बाबरनामा, तो इन्होंने उसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद मुझे कहाँ पर दफनाया जाए, तो बाद में इनको काबुल ले जाया गया था। तो इतना सा पॉइंट आपका आता है दिल्ली में क्रांति का। ये दिल्ली में क्रांति थी जिसको बाद में हडसन के द्वारा या उसके सैनिकों के द्वारा कंट्रोल में कर लिया जाता है, और दिल्ली की क्रांति धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त। लेकिन ये क्रांति जब हुई तो एक भारत में एक नया अंग्रेजों को मारने का एक दौर स्टार्ट हो गया। जैसे ये संपूर्ण क्रांति का नेता बना है, वैसे ही धीरे धीरे क्रांति स्टार्ट होती जा रही है। अगली क्रांति है झांसी में क्रांति। पहली पढ़ी थी हमने दिल्ली में क्रांति, अगली क्रांति आ रही है झांसी में क्रांति। 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को झांसी में क्रांति हुई। झांसी के राजा थे गंगाधर राव निहोलकर। झांसी के राजा का नाम है गंगाधर राव निहोलकर। इनकी पत्नी है जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, देखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनेक बार पेपर में आता है इनका नाम। इनका रियल नाम मनु, फिर मणिकर्णिका। इन्हें ही महल परी की संज्ञा दी गई है, तो महल परी। इन्हें ही नाना साहिब इनको अपनी बहन मानते थे, इसलिए इनको छबीली कह करके पुकारते थे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनके पिता का नाम है मोरोपंत तांबे। ये मोरोपंत तांबे जो है ये कानपुर के राजा पेशवा बाजीराव सेकंड, जो हमने पढ़ा था, नाना साहेब के पिता थे। नाना साहेब को इन्होंने गोद लिया था। उनके यहाँ पर वित्त मंत्री का कार्य क्या करते थे? उनके यहाँ पर कार्य क्या करते थे? तो बचपन से ही मनु जो थी वो नाना साहेब को अपना भाई मानती थी, अपना दोस्त मानती थी, और इनके साथ यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मोरपंत तांबे के साथ कानपुर आती रहती थी, और नाना साहेब के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करती थी। इनके साथ इनका सेनापति होता था, उसका नाम था तात्या टोपे। ये तीनों लोग मिलकर के मनु, तात्या टोपे और नाना साहेब बचपन से ही घुड़सवारी क्या करते थे, तलवारबाजी क्या करते थे। तो इन लोगों की वीरता के किस्से बहुत फैल रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी की राजा गंगाधर राव निहोलकर के साथ कर दी जाती है। इन रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव का एक लड़का था जिसका नाम था दामोदर राव निहोलकर। दामोदर राव निहोलकर, इस दामोदर राव निहोलकर की हत्या कर दी जाती है। ये 4 महीने के एक लड़का था, तो दामोदर राव निहोलकर की हत्या कर दी गई। इसी गंगाधर राव के चाचा थे जिन्होंने सर्पदंश, वहां पे सांप छोड़ दिया, और सांप ने इस छोटे से 4 महीने के लड़के की वहां काट लेते हैं, तो वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि झांसी के किला जो था, उस झांसी के किले पर हड़प नीति के तहत 1853 में अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू कर दी थी, हड़प नीति। हड़प नीति हमने पहले भी बताया था, पहली वाली वीडियो में बताया था कि अंग्रेजों के द्वारा भारत को कैसे गुलाम बनाया गया था, उसमें राजा महाराजाओं को कैसे गुलाम बनाया था, वही एक नीति है हड़प नीति।
झांसी के राजा जो थे गंगाधर राव निहोलकर, इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। इनका बेटा दामोदर राव निहोलकर, ये 4 महीने का था, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो किला था 1853 में इनको खाली करना पड़ा। बदले में इन्हें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 16 लाख रुपए दिए गए और इनकी झांसी जो थी वो 1853 में अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। अंग्रेजों ने इनके झांसी पर कंट्रोल कर लिया था। इस वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी क्रांति की। बाद में इन्हीं की रानी लक्ष्मीबाई की ही एक हमशक्ल है जिसका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई की सहायता से ये कई बार अंग्रेजों को चकमा देने में सफल होती है। उसके बाद इन्होंने एक बेटा गोद लिया। उस गोद लिए हुए बेटे कहते हैं दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का नाम था आनंद और अंग्रेजों को धोखा देने के लिए इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया दामोदर राव निहोलकर। दामोदर राव निहोलकर अपने पुत्र के नाम पर ही इसका नाम रख दिया दामोदर राव निहोलकर। ये इन्होंने अपने भतीजे से खरीदा, भतीजे से बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था वासुदेव राव निहोलकर। उसी के वासुदेव राव निहोलकर के बेटे आनंद को इसने गोद लिया रानी लक्ष्मीबाई ने और कहा कि अगला मेरा उत्तराधिकारी ये होगा। जैसे इन्होंने कहा कि मेरा अगला उत्तराधिकारी अभी जिंदा है, दामोदर राव अभी जिंदा है, अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज आया और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ यहाँ पर युद्ध किया और ह्यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ। युद्ध के तहत झलकारी बाई की सहायता से रानी लक्ष्मीबाई जो होती है वो कई बार इनको धोखा देने में, चकमा देने में सफल होती है। बाद में कोसी नामक स्थान आता है, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई जो थी ह्यूरोज के साथ लड़ती लड़ती वीर गति को प्राप्त हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो ह्यूरोज के साथ लड़ती लड़ती वीर गति को प्राप्त होती है और ह्यूरोज ने कहा था 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द या 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्दानगी या एकमात्र मर्दानी, एकमात्र मर्द या एकमात्र मर्दानी, 1857 की क्रांति की एकमात्र मर्दानी या मर्द अगर कोई है तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। निसंदिग्ध एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। तो इतने क्वेश्चंस बनेंगे अपने इस टॉपिक में से 1857 की क्रांति में से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये गंगाधर राव निहोलकर जो थे इनके पति थे। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। खुद इनके जो बच्चा था उसका नाम दामोदर राव निहोलकर था। मोरोपंत तांबे कानपुर के पेशवा बाजीराव सेकंड के यहाँ पर एक वित्त मंत्री कार्य क्या करते थे। बच्चों इनका नाम मनु मणिकर्णिका महलपरी और छबीली के नाम से इनको नाना साहब पुकारते थे। ये हीरोज के साथ 16 दिन तक इनका युद्ध चलता है। उसके बाद झलकारी बाई की सहायता से कई बार अंग्रेजों को चकमा देने में सफलता प्राप्त करती है। बाद में इन्होंने एक बेटा गोद लिया, उसका नाम था आनंद। तो 1853 में इनकी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इनकी जो शासन थी झांसी पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। फिरोज ने कहा एकमात्र मर्दानगी, एकमात्र मर्दानी और खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ही कविता है। ये था झांसी में क्रांति। इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं कानपुर में क्रांति। कानपुर में जो क्रांति हुई, यहाँ पर कानपुर के जो राजा थे उनका नाम था नाना साहेब और नाना साहेब का पेपर में निकनेम पेपर में आता है, उनका जो निकनेम था वो था धोंदूपंत। धोंदूपंत नाना साहेब का जो निकनेम था वो था धोंदूपंत। धोंदूपंत जो थे ये नाना साहेब हमने पहले बताया था ये पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे और पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, इसलिए इनको भी कानपुर खाली करने का ऑर्डर दिया गया। बाद में यही लंदन जाते हैं विक्टोरिया से शिकायत करने के लिए। नाना साहेब जो थे इन्होंने भी 1857 की क्रांति करने की प्लानिंग की रानी लक्ष्मीबाई की तर्ज पर। जैसे ही नाना साहेब क्रांति को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर मेजर व्हीलर के साथ इनका एक युद्ध होता है और मेजर व्हीलर जो है वो कानपुर में, नाना साहेब का जो मुख्य केंद्र था वो कानपुर में था बिठुर गांव, और बिठुर गांव में ही एक महल होता है, उस महल का नाम आता है बिठुर महल।
बिठूर गांव में ही मुख्य केंद्र था इनका बिठूर महल। मेजर व्हीलर इस बिठूर महल पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद नाना साहेब जो थे इनको किला खाली करना पड़ा और फिर कूटनीति के तहत नाना साहेब ने दोबारा से मेजर व्हीलर को पराजित किया, यहाँ तक कि उनकी हाथ की अंगुलियां भी काट दी थी और मेजर व्हीलर अपनी जान बचा करके यहाँ से भगा। बाद में 400 नावों की सहायता से इनको 40 नावों की सहायता से मेजर व्हीलर ने मेजर व्हीलर को यहाँ से निकलने के लिए ऑर्डर दिया गया। नाना साहेब के द्वारा 40 नावें बुलाई गई, जिसमें से 400-500 अंग्रेजों को नावे जाने के लिए 400-500 अंग्रेज जो थे वो यहाँ से रवानगी करने थे इनको। ये कानपुर को छोड़ करके इलाहाबाद जाएंगे, कानपुर को छोड़ करके इलाहाबाद जाएंगे, तो इनके लिए 40 नावों की व्यवस्था की गई, 400 से 500 अंग्रेज लाए गए। उसके 400-500 अंग्रेजों को और फिर सती चौराहा घाट बना हुआ है। जब मेजर व्हीलर सती चौराहा घाट से इन नावों को लेकर के यहाँ से वापिस जा रहे थे, इलाहाबाद जा रहे थे, तब सती चौराहा घाट पर उपस्थित जो जनता थी कानपुर की, उन्होंने जय नाना साहेब और अंग्रेज मुर्दाबाद के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। इस वजह से कानपुर में ही मेजर व्हीलर ने ऑर्डर दिया कि यहाँ जो जनता खड़ी है सती चौराहा घाट पर, इनके ऊपर गोली चला दी जाए। वहां नाव में बैठे बैठे खड़े खड़े इन्होंने वहां पर गोलियां चला दी गई, जिसमें 200 से 300 वहां पर लोग जनता थे वो इसमें घायल हो जाती है। उसके बाद नाना साहेब जो थे वहां पे जो केवट वगैरह जो होते हैं, नाव चलाने वाले जो होते हैं, उन्होंने वही नाव में ही छेद कर देते हैं, कुल्हाड़ी से नाव में पानी भर जाता है। बाद में जनता ने उनको भी मौत के घाट पर उतार दिया। इनसे बदला लेने के लिए वहां पर दूसरा, पहले मेजर व्हीलर आया था, दूसरा आया कैंपवेल। कैंपवेल के साथ नाना साहेब का युद्ध हुआ, इसमें नाना साहेब पराजित हो गए और पराजित होकर के नाना साहेब चले गए नेपाल। इसलिए दमन करता नाना साहेब को दमन करता है, कानपुर का दमन करता है कैंपवेल। नाना साहेब का निकनेम है धोंदूपंत। ये पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। मेजर व्हीलर के साथ युद्ध हुआ, मेजर व्हीलर ने इनके बिठूर महल पर अधिकार कर लिया। बाद में कूटनीति के तहत मेजर व्हीलर को वहां से बाहर भगा देते हैं। दोबारा कैंपवेल के साथ युद्ध होता है, इस युद्ध में नाना साहेब पराजित हो जाते हैं और फिर नेपाल चले जाते हैं। कानपुर की क्रांति के बाद अगली क्रांति आती है ग्वालियर की क्रांति। ग्वालियर में क्रांति, ग्वालियर से जो नेता थे वो नाना साहेब के सेनापति थे, इनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे का निकनेम जो है वो है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका निकनेम है ग्वालियर के राजा का। ग्वालियर के राजा तात्या टोपे बनते हैं रानी लक्ष्मीबाई की सहायता से। नहीं, वहां का राजा था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया को हरा करके तात्या टोपे को अगला राजा बनाया जाता है। यही तात्या टोपे जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की सैनिक सहायता करता है। रानी लक्ष्मीबाई की सैनिक सहायता किसके द्वारा की गई थी? जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने की सौगंध खाई तब, तो भाई यहाँ तात्या टोपे सैनिक सहायता करेगा। और राजस्थान का एक बीकानेर जिले के थे, राजस्थान के बीकानेर जिले के थे अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। इन्होंने जितनी भी धन संपत्ति जोड़ रखी थी वो तब रानी लक्ष्मीबाई की इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की रानी लक्ष्मीबाई को, और फिर अमरचंद भाटिया ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इस बात की खबर जब अंग्रेजों को लगी तब अंग्रेजों ने क्या किया, अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी गई। इसलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद कहा जाता है। जैसे मंगल पांडे भारत का प्रथम शहीद था, उसी प्रकार से राजस्थान का प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया है। उसी प्रकार से राजस्थान का इन्हें मंगल पांडे भी कहा जाता है। और इन्होंने राजस्थान के अमरचंद भाटिया ने ही रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। इस कारण इन्हें 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। भामाशाह भी कहते हैं। अमरचंद भाटिया के 3 पॉइंट आए। पहला, राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का मंगल पांडे, 1857 की क्रांति का भामाशाह। तात्या टोपे जो इनकी आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता करते हैं, ये नाना लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद और नाना साहेब की कैंपवेल, नाना साहेब के द्वारा कैंपवेल का युद्ध हुआ था, इस नाना साहेब पराजित हो गए थे, नेपाल चले गए। तब ये भी जो है नाना साहेब तात्या टोपे जो थे, ये तात्या टोपे राजस्थान में आते हैं
और तात्या टोपे जब राजस्थान में आए तो यहाँ पर इनका तात्या टोपे का युद्ध हुआ मेजर रॉबर्ट्स के साथ। मेजर रॉबर्ट्स के साथ एक युद्ध हुआ। युद्ध का नाम था कुहाड़ा का युद्ध या रुकमगढ़ का युद्ध। सीकर जिले में है ये। इस युद्ध में नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे जो थे वो पराजित हुए। तात्या टोपे जो है पराजित हुए, मेजर रॉबर्ट्स विजयी हुए, तब इन्हें छोड़ करके वापस जाना पड़ा। लेकिन राजस्थान में नाना साहेब कितनी बार आएंगे, सॉरी तात्या टोपे कितनी बार आएंगे, 2 बार। राजस्थान में तात्या टोपे पहली बार जब मेजर रॉबर्ट्स साथ युद्ध होते हैं तो कौन से स्थान पर आते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। राजस्थान में इनका आगमन जो है वो सबसे पहले कब होगा, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तात्या टोपे का आगमन भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। 1857 में इनका ये युद्ध हुआ जिसमें मेजर रॉबर्ट साथ युद्ध होता है। तात्या टोपे इसमें हार जाते हैं और वापिस अपने ग्वालियर चले जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा आए राजस्थान में, और दोबारा जब आते हैं तो ये राजस्थान की 19 रियासतों में जाकर के राजा महाराजाओं को समझाना चाहते हैं कि हम लोग 1857 की क्रांति को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कौन सी रियासत में ये नहीं पहुंचे थे, तो एकमात्र रियासत जैसलमेर रियासत थी जिसमें ये नहीं गए। बाकी सभी रियासतों में घूम घूम करके इन्होंने 1857 की क्रांति को कंटिन्यू बनाने की कोशिश की थी। कौन सी रियासत में नहीं पहुंचे तात्या टोपे, जैसलमेर में। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है, तात्या टोपे जब राजस्थान में आए थे दूसरी बार तो कौन से स्थान पर आए थे, तो कुशलगढ़ ठिकाना था उस समय राजस्थान में। तो राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने थे, सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़। बांसवाड़ा में आए। 19 रियासतों में से केवल जैसलमेर रियासत में नहीं पहुंचे, कुशलगढ़ में तब आए तब। उसके बाद इन्होंने पूरी राजस्थान में 1857 की क्रांति को 1859 तक फैलाने की प्लानिंग करते हुए आए थे। 1859 में ये आए और 1859 में मानसिंह नरूका झुंझुनू का जागीरदार होता था। ये झुंझुनू के जागीरदार ने इनके साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों को ये खबर पहुंचा दी कि तात्या टोपे मेरे पास यहाँ पर है, आए हुए हैं। इसलिए तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें छिपरी, उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे फांसी दे दी गई। हमने पढ़ा था सबसे पहली जो फांसी दी गई थी मंगल पांडे को दी गई थी। लास्ट फांसी जो दी गई वो तात्या टोपे को दी गई है। पहली फांसी 8 अप्रैल को दी गई थी और लास्ट फांसी 18 अप्रैल, वो 57 था, ये 59 था। 2 साल बाद इनको फांसी दी गई। इस वाले चैप्टर में कानपुर पढ़ा है, ग्वालियर पढ़ा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पढ़ी है और इससे पहले एक दिल्ली में क्रांति पढ़ा है। दिल्ली के राजा थे तो वो क्या नाम है, जफर सेकंड था। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने, दिल्ली को निकोलस नील्सन अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है। हडसन आया, हडसन इनको धोखे से गिरफ्तार करता है, हुमायूं के मकबरे में ले गया और उनको वहां से रंगून भेज दिया गया। उसको अमानुषिक यातनाएं दी जाती है। झांसी में जब क्रांति पड़ी थी तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका दत्तक पुत्र गोद लिया था, इस वजह से उनको हड़प नीति लागू कर दी गई थी और उनकी सहायक हड़प नीति के तहत उनकी रियासत जो थी वो अंग्रेजी शासन में मिला ली गई। रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया, उनकी फिर हत्या हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की सहायता 2 लोग करेंगे, आर्थिक सहायता तो करता है अमरचंद भाटिया और सैनिक सहायता करेगा तात्या टोपे। सैनिक सहायता तात्या टोपे ने की थी ग्वालियर का राजा बनने के बाद, और आर्थिक सहायता की थी अमरचंद भाटिया ने। इसलिए इनको राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का मंगल पांडे, और आर्थिक सहायता की थी, इस कारण से इनको 1857 की क्रांति का दानदाता या भामाशाह कहा जाता है। कानपुर में हमने पढ़ा था बिठूर महल इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मेजर व्हीलर ने बिठूर महल पर अधिकार कर लिया। बाद में मेजर व्हीलर अपनी जान बचा कर यहाँ से भगना स्टार्ट करता है तो 40 नाव बुलाई गई जिसमें 400 से 500 अंग्रेजों को यहाँ भेजा जा रहा था। तब कानपुर से इलाहाबाद इनको जाना था और सती चौराहा घाट पर मेजर व्हीलर के द्वारा जनता के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई। बाद में केवटों के द्वारा उन नावों में छेद कर दिया गया कुल्हाड़ी से और उन 400 से 500 अंग्रेजों की वहां पर जनता ने हत्या कर दी। कैंपबेल आया बदला लेने के लिए, नाना साहेब पराजित हो गए और नेपाल चले गए। ग्वालियर से तात्या टोपे राजा बनते हैं। रामचंद्र पांडुरंग इनका निकनेम था। कानपुर का नाना साहेब के धोंदूपंत निकनेम था। तात्या टोपे का भारत में, राजस्थान में आगमन 2 बार होगा। पहली बार राजस्थान में आएंगे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, दूसरी बार जब आएंगे तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में आएंगे।
तात्या टोपे पहली बार जब मानगढ़ भीलवाड़ा में आए तो मेजर रॉबर्ट्स के साथ इनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुहाड़ा या रुकमगढ़ के युद्ध में राणा तात्या टोपे जो है पराजित हो जाते हैं और ये फिर से ग्वालियर चले जाते हैं। मानगढ़ भीलवाड़ा में आए थे, दोबारा से जब आएंगे 1859 में आएंगे, कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकाने में आएंगे और यहाँ से 19 रियासतों में जाने की प्लानिंग थी, लेकिन एक रियासत में नहीं गए, वो जैसलमेर रियासत थी। बाद में मानसिंह नरुक्का जो था, इन्हीं का दोस्त था, झुंझुनू का जागीरदार था, इन्होंने इनको पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को छिप्री में उज्जैन नदी के किनारे छिप्रा नदी किनारे उज्जैन में इनको फांसी दे दी गई। ये 1857 की क्रांति की लास्ट फांसी थी। ये हमने पढ़ा है 1857 की क्रांति टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों।